मेरी मम्मी और मम्मी जी। शिक्षा प्रेरित कहानी। देख बेटा, हमने राजन की सगाई में औपचारिकतावश रेखा जी को निमंत्रित तो कर लिया है, लेकिन तू तो सब जानती ही है, उनको यहाँ देखकर लोग कानाफूसी करेंगे। हम किस किस को जवाब देंगे। तू किसी बहाने से उन्हें वहीं घर पर छोड़कर आना। नीरू की मम्मी मीरा जी नीरू से उसकी सास के बारे में फ़ोन पर बात कर रही थीं। मम्मी, तुम तो अपने आप को बड़ा आधुनिक मानती हो, सलवार सूट लेगिंस सब पहनती हो, यहाँ तक कि कभी कभी जीन्स भी पहन लेती हो, फिर कैसी बात कर रही हो? नीरू ने आश्चर्य और रोष के साथ कहा। अरे तू वे सब छोड़, दुनियादारी भी कुछ होती है। मैंने जो कहा है बस उसका ध्यान रखना। नीरू की मम्मी मीरा जी ने समझाते हुए कहा। मम्मी, पापा जी को लेकर आऊं या नहीं, ज़रा वो भी समझा दो। नीरू ने व्यत्रमिकता लहजे में कहा। मत लाना, उन्हें देखकर भी तो वही बातें होंगी। तू और दामाद जी समय से आ जाना। नीरू के व्यंग को सुनकर अनसुना करते हुए नीरू की मम्मी मीरा जी ने कहा। चलो मम्मी, बाद में बात करती हूँ, मम्मी जी को दवा देनी है। नीरू ने कहते हुए फ़ोन रख दिया। नीरू के एकलौते भाई राजन की सगाई होने वाली थी। अपनी मम्मी की बातों पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा। आधुनिकता का दम रखने वाली अपनी मम्मी की बातों और मानसिकता पर गुस्सा और तरस दोनों ही आ रहा था। नीरू दवाई लेकर अपनी मम्मी जी रेखा जी के कमरे में गई। मम्मी जी घर भर के कपड़े इस्त्री कर रही थीं। मम्मी जी के चेहरे से नूर टपक रहा था। सजाता ममता की मूरत लग रही थी। नीरू उनको एकटक देखते हुए सोच रही थी कि देवियाँ ऐसी ही होती होंगी। हमेशा की तरह रेखा जी के चेहरे पर मुस्कान थी। कॉटन की साड़ी बड़ी तरतीब से पहनी हुई थी। बालों का एक ढीला सा जूड़ा बना रखा था। ऐसी हालत में भी मम्मी जी अपने आप को और अपने कमरे को व्यवस्थित रखती हैं। नीरू ने उनसे ही समय प्रबंधन सीखा था। अरे क्या हुआ बेटा, क्या देख रही है? रेखा जी की नज़र जैसे ही नीरू पर पड़ी, उन्होंने नीरू से पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, आप 2 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते? डॉक्टर ने आपको ऐसी हालत में आराम करने के लिए सलाह दी है। कपड़े मैं इस्त्री कर दूंगी, आप दवाइयाँ खाकर आराम कीजिए। नीरू ने रेखा जी के हाथ से इस्त्री लेते हुए कहा। बेटा, मेरी इस निर्णय के कारण वैसे ही तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ता है। घर की भी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर आ गई हैं। कई बार मुझे बड़ी गिलिना होती है कि एक अच्छी माँ बनने की चाह में मैं एक अच्छी सास नहीं बन पा रही, तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, रेखा जी ने रूधे गले से कहा। अरे मम्मी जी, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सास हैं। आपने तो मुझे अपनी बेटी की तरह सब सिखाया है। अब निम्मी दीदी की आखिरी उम्मीद आप ही हो। निम्मी दीदी का दर्द मैं बखूबी समझती हूँ। आप तो इस घर का सबसे मजबूत संतब हो। आप तो मेरी प्रेरणा हो। आप ऐसे निराश और दुखी होंगी तो कैसे चलेगा? नीरू ने अपनी सास रेखा जी को दवाई खिलाते हुए कहा। अरे राजन की सगाई होने वाली है, तुम कुछ दिन पहले ही चली जाना, काफ़ी तैयारियां करवानी होती हैं। मैं निम्मी को फ़ोन करके बोल देती हूँ कि कुछ दिन छुट्टी लेकर यहाँ आ जाए। रेखा जी ने लेटते हुए कहा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कुछ खास तैयारियां नहीं करनी हैं। शॉपिंग तो सब होने वाली दुल्हन को
मम्मी और राजन ने करा ही दी है। निम्मी दीदी आपको देखकर दुखी होती हैं। उन्हें लगता है उनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। वैसे भी उन्हें बाद में बहुत छुट्टियां लेनी होंगी, नीरू ने कहा। हाँ मीरा जी तो खुद ही इतनी आधुनिक हैं। आजकल के फैशन का पूरा सेंस है और आज की पीढ़ी के साथ पूरा घुल मिल जाती हैं। राजन की होने वाली पत्नी बड़ी भाग्यशाली है। इतनी बढ़िया सोच वाली सास मिली है। देखो इस हालत में भी मुझे तक सगाई में बुलाया है, रेखा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी जी मम्मी के बारे में कितने अच्छे विचार रखती हैं। और एक मम्मी को देखो, मम्मी इतने मुखौटे लगाकर कैसे घूम लेती हैं। अब मम्मी जी को क्या बताऊं, बेचारी बिना बात ही दुखी हो जाएंगी। जी मम्मी जी, चिंकी उठने वाली होगी, मैं उसे देखकर आती हूँ। अपने सोच के घोड़े पर लगाम कसते हुए नीरू ने कहा। हाँ जाओ बेटा, एक और बात, अपनी होने वाली भाभी को सगाई में तोहफे में क्या दोगी? मैं सोच रही थी कि अभी सोने के गलने दे दो, शादी में गलने में मैचिंग का सेट दे देना। राजन के लिए भी एक सोने का ब्रेसलेट अभी ले लो, शादी के बाद मैं सोच लेंगे, रेखा जी ने कहा। अरे मम्मी जी इतनी महंगे तोहफे देने की क्या ज़रूरत है? नीरू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। कैसे नहीं है ज़रूरत? भूल गई तुम? तुम्हारी नंद निमी ने भी तो तुम्हें ऐसे ही तोहफे दिए थे, रेखा जी ने कहा। निम्मी दीदी तो खुद भी नौकरी करती हैं, इसीलिए आराम से इतने महंगे तोहफे दे सकती थीं। लेकिन मम्मी जी तो मुझे भी वैसे ही तोहफे देने के लिए कह रही हैं। जहाँ पीहर वालों को कुछ भी दे दो तो ससुराल वाले के मुंह फूल जाते हैं, वहाँ मम्मी जी तो हमेशा मैं जितना सोचती हूँ उससे भी 4 कदम बढ़कर मेरे पीहर वालों का मान सम्मान करती हैं। मेरी मम्मी भी ना कई बार सही लोगों के लिए गलत बातें बोल देती हैं। ऐसे सोचते हुए नीरू ने कहा। जी मम्मी जी, और वहाँ से चली गई। नीरू ने अपने कमरे में झांक कर देखा तो चिंकी अभी सो रही थी। नीरू भी चिंकी के बगल में जाकर लेट गई। नींद तो उसे आ नहीं रही थी। वह अपनी मम्मी और मम्मी जी के बारे में सोचने लगी। जब चिंकी होने वाली थी तब रेखा जी ने नीरू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। उस समय निमी दीदी भी गर्भवती थी। नीरू की शादी से पहले से ही निम्मी दीदी की शादी हो चुकी थी। शादी के बाद निम्मी दीदी का 2 बार मिसकैरेज हो गया था और अब वे तीसरी बार गर्भवती थीं। डॉक्टर के सारे निर्देशकों का पालन करने के बावजूद तमाम सावधानियां रखते रखते भी निम्मी दीदी का इस बार भी मिसकैरेज हो गया था। अब की बार तो डॉक्टर ने ये बता दिया कि निम्मी दीदी का गर्भाशय इतना कमज़ोर है कि दोबारा माँ बनने की कोशिश उनकी जान तक ले सकती है। निम्मी दीदी बहुत टूट गई थी। तब नीरू ने सोचा था कि वह अपनी होने वाली संतान को निम्मी दीदी को दे देंगी, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अगर सब कुछ हम इंसानों की सोच के अनुसार ही होता चला जाए तो ख्वाब और हकीकत में अंत समाप्त ही नहीं हो जाता क्या? चिंकी के जन्म के समय हुए कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने जब नीरू को बताया कि वे अब भविष्य में कभी माँ नहीं बन सकती, नीरू को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वे क्या कहे और क्या करे। फिर भी उसने रुई सी कोमल चिंकी को निम्मी दीदी की गोद में डालते हुए कहा था कि दीदी आप इसकी बुआ नहीं माँ हो, ये आप ही की बेटी है। तब निम्मी दीदी ने अपनी
आंसुओं भरी आंखों में रूंधे गले से फिर इतना ही कहा कि नहीं भाभी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। ये आप ही की बेटी है। जब मेरी किस्मत में मातृत्व का सुख ही नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। नहीं दीदी, आप ज़रूर माँ बनोगी। आप कोई बच्चा गोद भी ले सकती हो, नीरू ने कहा। नहीं भाभी, अपना खून तो अपना ही होता है, निम्मी दीदी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे दीदी, अपने सैरोगेसी के बारे में तो सुना ही होगा, नीरू ने निम्मी दीदी से पूछा। हाँ भाभी, सुना तो है, लेकिन सैरोगेट मदर मिलना थोड़ा मुश्किल है, निम्मी दीदी ने कहा। तब ही मम्मी जी के कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा, बेटा, ये सैरोगेट मदर क्या होता है? मम्मी, जब किसी औरत का गर्भाशय इतना कमज़ोर होता है कि गर्भ बार बार गिर जाता है, तब परखलनी में उसके अंडे से उसका भ्रूण बनकर किसी और औरत के गर्भ में प्रयुक्त रूप किया जाता है। जिसके गर्भ का में प्रयुक्त रूप किया जाता है वे सैरोगेट मदर कहलाती है, निमी दीदी ने समझाते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। मम्मी जी, काश मैं दीदी के लिए सैरोगेट मदर बन पाती, नीरू ने चिंकी को गोद में लेते हुए कहा। दीदी चाहे कितना ही मुस्कुरा लें, लेकिन माँ से कभी कुछ नहीं छुपता। जो माँ हमें गर्भ में 9 महीने रखती है, उसे कैसे कुछ छुपा सकता है। मम्मी जी दीदी के दर्द को समझती थीं। उन्हें ये भी पता था कि बच्चा ही पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत करता है। कहीं बच्चे की कमी उसके रिश्ते को भी कमज़ोर ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो निम्मी पूरी तरीके से टूट जाएगी। ऐसा सोचकर मम्मी जी ने कहा, निम्मी बेटा, मैं तेरे बच्चे के लिए सैरोगेट मदर बन सकती हूँ। नहीं मम्मी, अवेला तो इस उम्र में मैं आपको इतना बड़ा जोखिम उठाने नहीं दे सकती। दूसरी मम्मी लोग भी तो कितनी तरीके की बातें करेंगी, हम किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। निमी दीदी ने नीरू की तरफ देखते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, दीदी सही कह रही हैं, नीरू ने कहा। सही कहाँ कह रही है? स्वास्थ्य जोखिम तो समझ आता है, लेकिन पहले हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तुम दोनों आज की लड़कियां कब से लोगों की सोच की परवाह करने लग गई। आधुनिक कपड़ों के साथ आधुनिक सोच तो रखती, मम्मी जी ने कहा। अरे मम्मी, लोग कहेंगे कि नाती पोते खिलाने की उम्र में खुद माँ बन रही है। अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं, आपका कहीं भी आना जाना मुहाल हो जाएगा। मम्मी, रहना तो इन्हीं लोगों के बीच है, निमी दीदी ने कहा। वही तो बेटा, हम हर वक्त उम्र की बातें क्यों करते हैं? उम्र को महज एक अंग क्यों नहीं मान लेते? ये मत पहनो, ये मत करो, अपनी उम्र का लिहाज रखो। उम्र कोई भी हो, हर औरत पहले एक औरत होती है, फिर बाकी कुछ। अव्वल तो वे तुम क्या कह रही थी? भ्रूण तो परखनली में बनेगा ना। और दूसरा, अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ अंतरंग पल बिताने ले तो उसमें क्या बुराई है? एक माँ होने से पहले औरत भी होती है। हमें लोगों की घटिया सोच बदलनी चाहिए, ना कि उनके कारण अपनी ज़िंदगी। मम्मी जी ने एक सांस में अपनी बात ख़त्म कर दी। नीरू और निमी दीदी दोनों मम्मी जी को एकटक देखे जा रही थीं। तब ही नीरू ने ताली बजाते हुए मम्मी दीदी की तरफ देखते हुए कहा, वाह मम्मी जी, आपने कितनी अच्छी बात कही। आप अपनी ज़िंदगी क्यों बदलें? अरे तू तो कुछ बोल, मम्मी जी ने निमी दीदी की तरफ देखते हुए कहा। मैं अब क्या बोलूँ? निमी दीदी ने कहा।
मम्मी जी, हम कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं। अब तो दीदी की गोद में भी जल्द ही एक बच्चा होगा, नीरू ने चहकते हुए कहा। डॉक्टर से मुलाकात अच्छी रही। मम्मी जी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं थी। डॉक्टर ने प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद मम्मी जी के गर्भशैली में निमी दीदी का भ्रूण सफलतापूर्वक प्रतिप्रोतिक कर दिया गया। तब ही चिंकी जाग गई और चिंकी की आवाज़ से नीरू की सोच का घोड़ा भी रुक गया था। नीरू चिंकी को चुप कराने लगी और कुछ ही देर में चिंकी खेलने लग गई थी। मम्मी जी का 5वां महीना चल रहा था, इसीलिए मम्मी चाहती थी कि मम्मी जी सगाई में ना आएं। अब उनका पेट जो थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था, नीरू ने एक निर्णय ले लिया था और उसने दोबारा अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और कहा, मम्मी, अगर मम्मी जी नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आ सकती। बेटा, कैसी बातें कर रही है, तुझे ही लोगों की सुननी पड़ती, बस इसीलिए कह रही थी। नीरू की मम्मी मीरा जी ने कहा। नीरू ने रेखा जी द्वारा कही गई बात जो की तो मम्मी को बताते हुए कहा, मम्मी, लोगों की सोच के लिए हमें अपनी ज़िंदगी नहीं बदलनी चाहिए। बेटा, तूने मेरी आंखें खोल दी। भगवान हर लड़की को रेखा जी जैसी सास दे। तू अपने पूरे परिवार के साथ आना, हो सके तो तू 2-8 दिन पहले आ जाना। अब तो ठीक है, मीरा जी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा। यही हुई ना मेरी मम्मी वाली बात, नीरू ने चहकते हुए कहा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।